Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor at BVD ITM Lucknow. Today we are going to study about momentum equation for boundary layer by Born-Kármán. This is the last topic and important topic as far as in the exam point of view. So we will discuss about it today. After this we will discuss some numerical based on this concept. Okay, so let's start. In our previous classes we have studied about different type of boundary layer thickness, introduction to boundary layer, what is turbulent boundary region, what is laminar boundary region, etc. Today this is the one of the most important concept in the boundary layer. Using this equation we can easily find the shear stress, drag force, etc. on any type of flow, whether it is turbulent flow or laminar flow inside the boundary layer region. Okay, so it was basically given by Van Kornman. He was a very prominent scientist in the field of fluid mechanics. So basically he uses the momentum equation which we have discussed in our previous class to find out the value of shear stress acting on a fluid inside a boundary layer region. The most important point of this concept, this equation, is it can easily be applicable either on laminar condition or on turbulent boundary condition. Whatever the case, we can easily apply it. There is no limitation to apply it on it. We can calculate the boundary layer thickness, displacement thickness, coefficient of drag force, etc. So before discussing this equation, we will have some brief discussion about what is drag force. Okay, तो ड्रैग फोर्स को समझने के लिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल से जो कि हम लोग डे टू डे लाइफ में एज एन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम लोग फील करते हैं इस प्रॉब्लम को. सपोज करिए कि आपके घर में कुछ कारपेंटर का काम चल रहा है, कुछ लकड़ी का काम चल रहा है. कारपेंटर ने बोला कि मुझे एक प्लाईवुड की सीट चाहिए. आप एक प्लाईवुड की सीट के लिए आप मार्केट गए, किसी भी शॉप पे गए, आपने वहाँ से एक प्लाईवुड सीट ऑर्डर कर दिया और आपने परचेज कर लिया. अब एक प्लाईवुड सीट के लिए तो आप एक टेम्पो या कोई भी अदर व्हीकल आप पे नहीं करना चाहोगे, एक्स्ट्रा ये कॉस्ट आ जाता है. तो आपने डिसाइड किया कि हाँ हम क्या करेंगे ना कि हम इसको खुद बाइक से पे कैरी करके ले जाएंगे. आप और आपके दोस्त दोनों ने उसको बाइक पे अपने बीच में उसको रख लिया. जब आप बाइक पे बैठे हैं तो आइदर आप इस प्लाईवुड की सीट को वर्टिकली रखेंगे, पहले इसको वर्टिकली रखेंगे. आपने कुछ दूर तक के लिए आपका घर मान सपोज करते हैं कि आप शॉप से डेस्टिनेशन की जो डिस्टेंस है वो सपोज करते हैं कि 6 किलोमीटर है. सपोज करते हैं 6 किलोमीटर. आपने इसको क्या किया, आपने इसको सबसे पहले वर्टिकली मतलब आपके पूरे सामने में वर्टिकली उस प्लाईवुड की सीट को आपने रख लिया. आप बाइक स्टार्ट हुई तो बाइक में कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. जब बाइक पे वेलोसिटी हुई तो बाइक में ऑपोजिट डायरेक्शन में एयर इस पे फोर्स एक्ट करना शुरू कर दिया होगा. यहाँ पे आपके दोस्त बैठे हुए हैं तो इतना दूर का तो एयर का पोर्शन सपोज करते हैं हम कि कंप्लीटली ब्लॉक है. होता नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंप्लीटली ब्लॉक है. तो ये पोर्शन कंप्लीटली ब्लॉक है. अब क्या है कि ये पूरे पोर्शन पे एयर एक्ट कर रहा होगा, एयर का फोर्स एक्ट कर रहा होगा. एयर का फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा होगा, जितनी स्पीड से आप व्हीकल चला रहे होंगे उतनी स्पीड से एयर का फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा. एक सिनेरियो लेते हैं. दूसरा सिनेरियो, अपन इस प्लेट की सीट को वर्टिकली ना रख के हॉरिजेंटली, मतलब इस डायरेक्शन में, जैसे आप ये ना तो इस डायरेक्शन में पहले हम इस तरीके से रखे थे. अब हम क्या करेंगे ना कि हॉरिजेंटल प्लेस करेंगे उसको इस साइड में. तो आपने प्लेट को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दिया. अब क्या है कि प्लेट के सीट के दोनों आपके राइट एंड आपके लेफ्ट में जितना आपके दोस्त ने जितना एरिया कवर किया था उसके अलावा जो एरिया एक्सपोज है एयर पे उस पर आप फोर्स एक्ट कर रहा होगा. अभी भी आपको उसको कैरी करने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि जैसी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है उतनी ज़्यादा जोर से उस पर फोर्स आ रहा होगा. एक सिनेरियो. तीसरा सिनेरियो, आपने अब क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे ना, इसको अपने सर के ऊपर में रख लेंगे पूरा फ्लैट. अब जब आपने अपने सर के ऊपर में रख लिया, इनकन्वीनियंस तो अभी भी होगा लेकिन जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा था अब उस फोर्स को फील नहीं कर पा रहे होंगे. आप उसको रखने में पहले दो कंडीशन से आसानी से उसको रख सकते हैं. ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या. इसके पीछे का जो लॉजिक अगर हम समझेंगे, इसके पीछे की लॉजिक समझने के लिए हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि सबसे पहला कंडीशन को डिस्कस करते हैं. जब हम सबसे पहले कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं तो जो हमारा सीट था उसके ऊपर में क्या एक्ट कर रहा था, उसके ऊपर में विंड का फोर्स एक्ट कर रहा था जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे.
जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में विंड का फोर्स एक्ट कर रहा था, ठीक है। जब उस डायरेक्शन में विंड की फोर्स एक्ट कर रही होगी तो उस एरिया पे उतने दूर, जितना दूर का एरिया एक्सपोज था, उस एरिया पे पूरा का पूरा पे फोर्स एक्ट कर रहा था। इसका मतलब हमें रेसिस्टेंस फील का हुआ रहा था किसकी तरफ से, विंड की तरफ से। नेक्स्ट कंडीशन अगर हम बात करें, जब हमने साइड में रखा तो पहले साइड में रखने से क्या हुआ कि बस जो एरिया एक्सपोज था उतना ही एरिया हो रहा था, तो पहले वाले कंडीशन से जो हमारी इनकन्वीनियंसी थी, हमारे हम पे ऊपर जो फोर्स हमें फील हो रहा था, अब वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? एक तो हमने क्या किया कि प्लेट को वर्टिकली रखने की बजाय हमने उसको हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पहले अगर इस हिसाब से देखें, सामने फ्रंट व्यू देखें तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था। तो इतने दूर में आप और आपके दोस्त बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो सपोज कर रहे हैं कि कोई एयर का फोर्स आ रहा होगा, एयर का फोर्स यहाँ। हमने क्या किया, इस बड़े वाले एरिया की जगह हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तीसरा जो हमने लगा, हमने उसको अपने सर के ऊपर में हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरीके से रख दिया था, इस तरीके से। अब एयर का फोर्स कहाँ, एयर कांटेक्ट किसके साथ कांटेक्ट में आ रहा था? ये जो छोटा सा प्लाई की जो थिकनेस हो रही होगी ना, इसी थिकनेस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर हम सामने की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तो जो ये सामने में इतना दूर में जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस है, इसी पॉइंट पे बस वो एक्ट कर रहा होगा, इसी डायरेक्शन, इसी पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें कम रेसिस्टेंस मिला। क्यों? क्योंकि फोर्स पे एक्ट करने वाला जो एरिया है जिस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो बहुत ही कम एक्ट कर रहा होगा, वो बहुत ही कम एक्ट कर रहा होगा। तो हम क्या है, हम आसानी से इसको क्या कर रहे हैं, कैरी कर पा रहे हैं, हम इसको आसानी से आराम से कैरी कर पा रहे हैं। ओके, ये कंडीशन था। अब इसके पीछे का जो फेनोमेना है वो होता है ड्यू टू द ड्रैग फोर्स। इस फेनोमेना होता है ड्यू टू ड्रैग फोर्स। ड्रैग मतलब खींचना, अपने साथ लेके चला जाएगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ड्रैग। तो अभी क्या था कि हवा चाह रहा था, विंड जो चाह रहा था कि आप जो प्लाई सीट कैरी कर रहे थे उसको वो मूव करके ले जाए, हम जो प्लाई सीट कैरी कर रहे थे उसको मूव करके ले जाए। उसके लिए उसके फोर्स लगाना पड़ रहा था, वो फोर्स लगा रहा था। ओके, वो फोर्स लगा रहा था। जितना ज़्यादा वो फोर्स लगा रहा था, जितना ज़्यादा फोर्स वो लगा रहा था, उतना वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सरफेस एरिया वो कितना एक्सपोज था। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज था उस प्लाई सीट पे, उतना ज़्यादा क्या है, फोर्स एक्ट हो रहा था, उतना ज़्यादा। अभी क्या है, जब हमने फोर्स को जब अपने सीट को अपने सर के ऊपर में हमने रख लिया, तो एरिया एक्सपोज कितना था? एरिया एक्सपोज बस इतना ही दूर था। इनकन्वीनियंस अभी भी है, लेकिन हम साइंटिफिकली टेक्निकली बात करें तो एरिया एक्सपोज क्या था, बस इतना ही दूर था। तो इतनी इसी में फोर्स आ रहा था, मतलब कि अभी क्या ड्रैग फोर्स कम लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इतना ही एरिया एक्सपोज्ड है। तो ड्रैग फोर्स का वर्च्यू क्या है? एक तो पहला वर्च्यू है कि जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा होगा। उसके ऊपर फोर्स लगाने डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा कि हमारी व्हीकल या जो मोड है, मतलब उसकी उस फ्लो की या फ्लूइड के केस में बात करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, उस पर वो डिपेंड करता है। इस इक्वेशन को ध्यान में, इस कंडीशन को, इस फेनोमेना को, इस साइंटिफिक टर्म को बेस बना के पूरा का पूरा वॉन कार्बन इक्वेशन डिराइव किया गया है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि वॉन कार्बन इक्वेशन किस चीज पे डिफाइन किया हुआ है, तो वॉन कार्बन इक्वेशन सिर्फ 2 ही चीज से डिफाइन किया हुआ है। एक तो है मोमेंटम इक्वेशन और दूसरा एक तो था मोमेंटम इक्वेशन, दूसरा था ड्रैग फोर्स। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल सा है कि जो हमारा बाउंड्री के लेयर का जो कंडीशन था, हम उस कंडीशन को लेंगे। यहां पे हम एक प्लेट ले रहे हैं, एक छोटा सा पतला सा प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर में जब फ्लो जा रहा था, ये फ्लो है, ये फ्लो जब इस प्लेट के साथ स्ट्राइक किया, इस प्लेट को स्ट्राइक किया, तो इसके ऊपर में एक बाउंड्री लेयर कुछ इस तरीके से बाउंड्री लेयर फॉर्म हुआ। इस बाउंड्री लेयर में हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा प्लेट कट करेंगे। ये छोटा सा प्लेट कट करेंगे। इस प्लेट की विड्थ कितनी होगी? इस प्लेट की विड्थ है dx के में। इसी प्लेट का प्रोजेक्शन हमने यहाँ रखा है, इसी प्लेट का प्रोजेक्शन जो है हमने यहाँ रखा है। ये प्लेट का हमारा प्रोजेक्शन था कुछ इस तरीके से, ये मेरा प्लेट का प्रोजेक्शन था। अब आप देख सकते हैं इस चीज को, अगर हम इस चीज को देख सकते हैं कि फ्लूइड यहाँ से आ रहा होगा, फ्लूइड इस एरिया से आ रहा होगा, और इस एरिया से फ्लूइड सारा का सारा बाहर हो जा रहा होगा। मोमेंटम है, मतलब मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हमें बेसिकली इसमें दिखना है कि इनपुट मास कितना इन हो रहा है और मास कितना आउट हो रहा है। ये इस इक्वेशन के लास्ट में निकलेगा कि कितना मास इन हो रहा था, कितना मास आउट हो रहा था। मास इन कहाँ, इनलेट कहाँ से मास का? एक तो है एडी रीजन, दूसरा है डीसी रीजन।
एक है एडी रीजन, एडी रीजन से जो ये बाउंड्री लेयर के अंदर फ्लो चल रहा था उन्हीं का मास, और डीसी रीजन से जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, जो हमारा बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ने के कारण जो मास इनलेट की तरफ हो रहा था, इनसाइड आ रहा था बाउंड्री लेयर के रीजन में, उसका मास। इन दोनों मास के कारण ये बाउंड्री लेयर खत्म कहाँ हो रहा था, ये डिस्टेंस पे मान लेते हैं, बी डिस्टेंस पे ये एंड हो रहा था, बीसी वाला रीजन एरिया जो है, यहाँ से ये फ्लू हमारा फ्लोट जो है वो हमारा बाहर जा रहा था, ठीक है। तो ये मेरा आउटलेट हो गया, ओके। तो अगर हम मास की बात करें तो मास इनलेट, हमारे मास इनलेट मास की बात की जाए तो इनलेट मास के लिए हमें पता है कि इनलेट मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। इसमें कोई संदेह नहीं, अभी तक पूरा का पूरा बाउंड्री लाइन में डिस्कशन हम लोग इसी पे किया था कि डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मास फ्लो रेट होता है। किसी भी उस टाइम में क्या बात कर रहे थे हम लोग, एक छोटे से इस थिकनेस की बात कर रहे थे, इस थिकनेस की बात कर रहे थे, इस थिकनेस पे का मास कितना, तो इसका मास कितना होगा, रो यू बी डी वाई। अगर हम इस पूरे थिकनेस की बात करें, अगर ये हम पूरे थिकनेस की बात करें, ये पूरे एडी की बात करें, तो ये कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना होगा, जीरो से लेकर डेल्टा तक हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसका नाम हमने रख दिया डी एम ए डी, इसका नाम हमने क्या रख दिया, डी एम ए डी। अब हम बात करते हैं कि मास जो इससे बाहर जा रहा होगा या इस पॉइंट पे कितना मास होगा, तो हमें तो ये नहीं पता ना कि यहाँ का बाउंड्री लेयर की थिकनेस कितनी है, मतलब डेल्टा एडी तो सपोज करिए कि हमें पता था, हम सपोज करें कि डेल्टा एडी यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस एट एडी रीजन हमें पता था, लेकिन बाउंड्री लेयर थिकनेस एट बीसी रीजन तो हमें नहीं पता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम टेलर सीरीज एक्सपांसन का यूज करते हैं, टेलर सीरीज एक्सपांसन का यूज करेंगे। टेलर सीरीज एक्सपांसन से जब हम टेलर सीरीज एक्सपांसन का यूज किए तो वहां से जब हम इस इक्वेशन को, जो ये यहाँ का मास था उस मास का चेंज हम देखें, जब वो dx डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, जो उसमें चेंज आया, वो चेंज कितना था, वो चेंज कुछ इस तरीके से था, जीरो रो यू डी वाई डेल ऑफ रो यू बी डी वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये चेंज हुआ, कौन सा ये चेंज है, ये मास, इतना मास ट्रेवल करने, ये मास की वैल्यू जब यहाँ पे पहुंची है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, dx। इस dx डिस्टेंस के ऊपर में जो चेंज हुआ होगा वो चेंज डिस्टेंस हमने यहाँ से रख दिया, ये वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं, मास तो ऊपर से भी आ रहा होगा, सीडी रीजन से हमने बात किया, सीडी रीजन से भी मास आ रही होगी, तो यहाँ पे सीडी रीजन की मास कितनी होगी, तो सीडी रीजन की जो मास होगी, जो इस लेंथ पे जो मास चेंज हुआ था, जो इस रीजन पे जो ये मास चेंज हुआ था, उतना ही तो सीडी रीजन का मास होगा इनलेट का। तो हमने उसको लिख दिया डीएमसीडी इक्वल टू डेल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डेल्टा रो यू बी डी वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या, ये रीजन, यहाँ से जो मास इन किया होगा, ये जो मास इन किया होगा, ये मास की वैल्यू है, ये डीएमसीडी की वैल्यू, ओके। ये हमारा मास आ गया। अब हम बात करें मोमेंटम इक्वल टू, हमें पता है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो एडी की बात करें तो एडी का मास हमें पता था, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ऑफ रो यू बी डी वाई। वेलोसिटी कितनी थी, बाउंड्री लेयर के अंदर है तो वेलोसिटी हमेशा यू ही रहेगी, अभी यू इनफाइनाइट की का चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अभी जो पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या है, वो यू पे ही डिस्कस की जाएगी, क्योंकि हम बाउंड्री लेयर के अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू आ गई, एडी रीजन की मोमेंटम की वैल्यू आ गई इतनी, जीरो टू डेल्टा रो यू स्क्वायर बी डी वाई। अगर हम बात करें बीसी रीजन के मोमेंटम की बात, मतलब जो उस वॉल्यूम से निकल रहा था, मतलब कि जब मास इस वॉल्यूम से बाहर निकल रहा था, इस वॉल्यूम बीसी रीजन से जब वो बाहर निकल रहा था, तो उस टाइम में मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी, ये जो हमारा मास था, हमने लास्ट अभी देखा था जस्ट, और उसमें वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली जब इसको हमने u को अंदर डाला तो ये वैल्यू कितना हो गया, रो यू स्क्वायर बी डी वाई हो गया। यहाँ पे भी हो जाएगा रो यू स्क्वायर बी डी वाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया कि मास लिविंग द बीसी रीजन, जो कंट्रोल वॉल्यूम में। अब हम बात करेंगे कि जो डीसी डायरेक्शन से जो मास आया था उसमें उसके कारण से मोमेंटम कितना आ गया। तो डीसी डायरेक्शन, अब डीसी रीजन कहाँ था, वो बाउंड्री लेयर का रीजन था। डीसी जो था, यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो हमारा डीसी है, ये क्या है, ये हमारा बाउंड्री लेयर का रीजन है। ये जो डीसी है ये बाउंड्री लेयर का रीजन है, ये जो है ये बाउंड्री लेयर का रीजन है। यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी की, ये होती है यू इनफाइनाइट। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है यू इनफाइनाइट। तो इसीलिए यहाँ पे मोमेंटम कितना आ रहा है, यहाँ पे जो मोमेंटम आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि ये जो मास था और इंटू यू इनफाइनाइट, ओके। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनका पूरे कंट्रोल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ए बी सी डी, इस पूरे वॉल्यूम में जो रेट इन मोमेंटम में जो चेंज हुआ होगा वो होगा जितना आउटलेट, जितना बाहर गया, और जितना माइनस जितना इन था, जितना अंदर था। तो आउटलेट में कौन कौन है, आउटलेट में बस एक ही है, बीसी है, यही बस आउटलेट में है, बाकी सब तो इन किए थे। तो इन वाला कौन कौन सा है, तो इन्फिनिटी रो यू स्क्वायर बी डी वाई, और ये वाला पोर्सन क्या है, ये दोनों है इनलेट। ये पूरा पोर्सन क्या है, इनलेट है। ये है ए डी का पोर्शन और ये है सी डी का पोर्शन, और ये पूरा पोर्शन जो है ये आउटलेट का पोर्शन है।
ये पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बीसी वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से जब मास एग्जिट कर रही थी तो उस टाइम का मोमेंटम इतना था। ओके, तो अगर हम सपोज करते हैं कि पूरा हमारा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल है, अगर इनकम्प्रेसिबल इसका मतलब क्या, डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है और विथ ऑफ द प्लेट हमेशा कांस्टेंट है क्योंकि हम प्लेट के विथ और थिकनेस में कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं। तो बी और रो की वैल्यू हमने बाहर निकाल लिया। तब जो हमारे पास इक्वेशन बचता है वो इक्वेशन बचता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ यू स्क्वायर माइनस यू ऑफ यू इन्फिनिटी इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बचता है। अब हमें पता है कि मोमेंटम प्रिंसिपल से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी वॉल्यूम में होता है टोटल फोर्स ऑन दैट पॉइंट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है किसके बराबर में होता है, वो होता है कि टोटल फोर्स उस पोर्शन पे कितना आ रहा है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लिया। अब हमने फोर्स कैलकुलेट नहीं किया था, हमने अभी तक फोर्स कैलकुलेट नहीं किया था। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कितना, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू शेयर फोर्स निकालना हो तो ड्रैग फोर्स का शेयर फोर्स है, तो शेयर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें पता है एरिया कितना होगा, विथ इंटू जितना थिकनेस लिया था उस स्ट्रिप की उतनी थिकनेस, तो एरिया इक्वल टू रो इंटू बी इंटू डी एक्स। और जैसा कि हमें पता है कि ड्रैग फोर्स जो होता है वो फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम एग्जिट कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्रैग फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स आ रहा होगा। जब हम इस इक्वेशन को रो बी डी एक्स इक्वेट करें ये इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ जब हम इक्वेट करते हैं तब जाके हमारी जो वैल्यू आती है वो कुछ इस तरह ये वैल्यू आती है, इक्वेट करने के पे कुछ ये वैल्यू आती है। और जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें पता था लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि u अपॉन यू इन्फानाइट इंटू 1 माइनस यू अपॉन यू इन्फानाइट डी वाई, जीरो टू डेल्टा, ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम थिकनेस को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है सर, ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम थिकनेस को, ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम थिकनेस को। ओके, तो जब हम इस इक्वेशन में इस पूरे टर्म को, अगर हम इस पूरे टर्म को थीटा से रिप्रेजेंट कर दे, रिप्लेस कर दे, तो तब वैल्यू क्या हो जाएगी, तब देखिए वैल्यू हो जाएगी टॉ नॉट अपॉन रो ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू डेल ऑफ थीटा, यानी कि मोमेंटम थिकनेस है, अपॉन डेल ऑफ एक्स। ओके, तो इसी इक्वेशन को जो टॉ नॉट अपॉन रो ऑफ यू स्क्वायर डेल ऑफ थीटा अपॉन डेल एक्स, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वॉन कार्बन इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर फ्लो। वॉन कार्बन इक्वेशन फॉर बाउंड्री लेयर फ्लो, यहां से हम ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहां से शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, यहां से हम मोमेंटम थिकनेस निकाल सकते हैं। मोमेंटम थिकनेस अगर हम निकाल सकते हैं तो वहीं से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भी निकाल सकते हैं और एनर्जी थिकनेस भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन एज्यूम किया गया था, इस इक्वेशन को निकालने के लिए जो एजम्पशन, बाउंड्री कंडीशन में एजम्पशन थी वो थी कि एट y इक्वल टू जीरो, यू इक्वल टू जीरो, मतलब प्लेट पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वो जीरो के बराबर में होगी और डी यू बाई डी वाई एग्जिस्ट कर रहा होगा। दूसरा, बाउंड्री लेयर पे एट y इक्वल टू डेल्टा, बाउंड्री लेयर पे u की वैल्यू किसके बराबर में होगी, u इन्फिनिटी के बराबर में होगी और वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था कि जब प्लेट पे वेलोसिटी, प्लेट एट y इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, u की वैल्यू जीरो के बराबर में होगी। जब बाउंड्री लेयर के रीजन पे हम पहुंचेंगे, बाउंड्री लेयर के सरफेस पे पहुंचेंगे तो वहां पे y इक्वल टू डेल्टा, यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस, u इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड डी यू बाई डी वाई इक्वल टू जीरो के बराबर में हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है हम लोगों के पास में कि लोकल कोफिशिएंट ड्रैग एंड एवरेज कोफिशिएंट ड्रैग। लोकल कोफिशिएंट ड्रैग क्या होता है, लोकल कोफिशिएंट ड्रैग जो होता है वो होता है रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू 1 बाई रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन 1 बाई रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं लोकल कोफिशिएंट ड्रैग। एवरेज कोफिशिएंट ड्रैग क्या होता है, एवरेज कोफिशिएंट ड्रैग होता है कि रेशियो ऑफ टोटल शेयर स्ट्रेस अपॉन रेशियो ऑफ टोटल शेयर स्ट्रेस टू द रेशियो ऑफ टू 1 बाई 2 ऑफ रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। टोटल शेयर स्ट्रेस मतलब कि टोटल ड्रैग फोर्स का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू 1 बाई रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एवरेज कोफिशिएंट ड्रैग। लोकल कोफिशिएंट ड्रैग का मतलब क्या हुआ, लोकल कोफिशिएंट ड्रैग का मतलब होता है कि सी डी स्क्वायर इक्वल टू टॉ नॉट अपॉन 1 बाई 2 रो यू इन्फिनिटी का स्क्वायर। ओके, अब यहां पे जो आप टेबल देख रहे होंगे, ये टेबल है
कि लेमिनार बाउंड्री लेयर में बाउंड्री लेयर की थिकनेस की वैल्यू, लोकल कोफिशिएंट ड्रैग और एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग की वैल्यू कितनी होती है, ये डिपेंड करती है वेलोसिटी प्रोफाइल पे। क्यों? क्योंकि अपने अभी जस्ट कार्बन इक्वेशन पे डिपेंड किया था। कार्बन इक्वेशन में लिखा था कि टो नॉट अपॉन रो यू स्क्वायर इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। थीटा जो होता था वो मोमेंटम थिकनेस होता था। हमें पता है कि मोमेंटम थिकनेस जो होता था वो डिपेंड करता था यू अपॉन यू इन्फिनिटी। यू अपॉन यू इन्फिनिटी का मतलब होता था कि वेलोसिटी प्रोफाइल, यानी कि अगर आपके पास में कुछ इस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल है u बाई यू इन्फिनिटी 2 इंटू वाई ऑफ डेल्टा माइनस वाई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो उस केस में आपको पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करना होगा। आप वहां पे ये डायरेक्ट जो कंडीशन दिया हुआ है आप इसका यूज करके आप वहां पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस निकाल सकते हैं, लोकल एवरेज कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाल सकते हैं, लोकल कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग निकाल सकते हैं। अपने सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा गया होगा उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। पूरा डेरिवेशन करना एक बहुत ही क्लमजी वर्क हो जाता है। सिमिलरली टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के केस में भी कुछ एक वेलोसिटी प्रोफाइल होती है। आप उस वेलोसिटी प्रोफाइल को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी। ओके, तो ये सारा जो डिस्कशन था, ये डिस्कशन था अपना बाउंड्री लेयर थिकनेस का। अभी तक हम अगर पूरे बाउंड्री लेयर थिकनेस के सीरीज की बात करें, अगर अपन पूरे बाउंड्री लेयर थिकनेस सीरीज की थिकनेस की बात करें, तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले आज पढ़ा था बाउंड्री लेयर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू बाउंड्री लेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउंड्री लेयर जोन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसमें आता था बाउंड्री लेयर थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, एनर्जी थिकनेस। आज अभी हमने जस्ट पढ़ा था वेन कार्मन इक्वेशन। वेन कार्मन इक्वेशन क्या होता है? वेन कार्मन इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो कि हम आइदर टर्बुलेंट फ्लो या लेमिनार फ्लो दोनों में से किसी भी फ्लो पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ साथ, दोनों फ्लो में अप्लाई करने के साथ साथ हम वहां से ड्रैग फोर्स, शेयर स्ट्रेस, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एक्सेट्रा निकाल सकते हैं। जनरली देखा गया कि जो वॉन कार्मन इक्वेशन है वो बेस्ड होता है मोमेंटम पे एंड ड्रैग फोर्स पे। जो बेसिकली जो इनका कैलकुलेशन होता है वो इन्हीं दो वैल्यू पे डिपेंड होता है, इन्हीं दो वैल्यू से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे इसी इक्वेशन से, इसी टॉपिक से रिलेटेड, वेन कार्बन इक्वेशन से रिलेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक बाउंड्री लेयर की थिकनेस है जो कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज of a plate kept over a zero angle of incidence to the direction is 1 mm. The velocity outside the boundary layer is 25 meter per second and the boundary layer thickness at a distance of 4 meter is। मतलब कि इस इक्वेशन को अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, इस प्लेट पे ये बाउंड्री लेयर बना हुआ है। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? ये यू इन्फिनिट की वैल्यू दे रखी है, यू इन्फिनिट इक्वल टू हमारे पास कितना है सर? 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ओके, उसके ऊपर में हमारे पास क्या है कि अगर डायरेक्शन फ्लो इस तरफ फ्लो हो रहा है तो यहाँ से अगर 1 मीटर, लीडिंग एज से 1 मीटर की बात करें तो यहाँ पे जो थिकनेस आ रही है, ये थिकनेस आ रही है किसके बराबर में? ये थिकनेस आ रही है कितना थिकनेस है सर? 1 mm के बराबर में। ये जो थिकनेस है ये 1 mm से, हमसे पूछा जा रहा है कि लीडिंग एज से 4 मीटर पे थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे थिकनेस की वैल्यू कितनी होगी, ये इक्वेशन हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने जस्ट देखा था, अभी हम लोगों ने जस्ट इस चीज को देखा था कि ब्लेसियस रिजल्ट्स के हिसाब से इस इक्वेशन को देखिएगा। यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वैल्यू किसके बराबर में? 5x अपॉन रूट अंडर आर ई एक्स, यानी कि डेल्टा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5x अपॉन रूट अंडर आर ई ऑफ एक्स। आर ई ऑफ एक्स मतलब क्या? रेनॉल्ड्स नंबर एट अ डिस्टेंस ऑफ x मीटर। अब आर ई की वैल्यू यानी कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू तो अभी तक आप लोग को याद हो गया होगा, आर ई इक्वल टू रो वी एल अपॉन म्यू, ये होता है। यहाँ पे रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, वी क्या होता है? वेलोसिटी होता है, एल क्या होता है? एल होता है लेंथ ऑफ फ्लो, मतलब जहां पे आप मेजर कर रहे होंगे उस लेंथ की बात करें। तो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ये दो जो कंडीशन है, ये दो कंडीशन है सर, ये दो कंडीशन तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। मतलब चाहे वो बाउंड्री लेयर के अंदर हो या बाउंड्री लेयर के बाहर हो, फ्लूइड की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होनी। मतलब डेंसिटी और विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो चेंज नहीं होने वाली। इसका मतलब क्या चेंज हो सकता है? तो यहां से एक चीज और हमें पता है कि रो अपन व्यू को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यानी कि हम इसको लिखें तो v इंटू एल अपॉन म्यू, इसको बोलते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी। यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम यहां रखें, डेल्टा 1 इक्वल टू 5x1 अपॉन रूट अंडर आर ई x1, अगर इसी इक्वेशन को लिखे तो 5x1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v इंटू L1 की जगह पे हम लोग x1 लिख लेते हैं, L1 की जगह पे हम लोग x1 लिख लेते हैं, या पूरे कुछ इस तरीके से लिख ही लेते हैं हम लोग इसको।
5x, x की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर से, तो x इक्वल टू 1 मीटर हम लोग पुट कर दे रहे हैं। अंडर रूट डिपेंड किस पे कर रहा है कि हमें पता है कि वेलोसिटी इतना 1 मीटर लीडिंग है, तो वेलोसिटी आउटसाइड द बाउंड्री लेयर इज 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी आउटसाइड यानी कि 25 मीटर दिया हुआ है, 25 मीटर ये 1 हो जाएगा और ये विस्कोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। इतना ही रहने देते हैं। दूसरा, अगर डेल्टा टू आपसे कोई पूछे तो डेल्टा टू इक्वल टू हम आराम से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 मीटर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 1 की जगह पे 4 आ जाएगा अपॉन विस्कोसिटी। अब हम क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं करना, यहाँ से इस म्यू की वैल्यू को निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हमें वहाँ पता चल जाएगा कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस की वैल्यू कितनी है, बाउंड्री लेयर थिकनेस की वैल्यू कितनी है। या एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं कि ये जो नीचे वाला टर्म है आर ई की वैल्यू, ये तो दोनों में सेम रहेगा। आर ई की जो वैल्यू है वो पूरे प्लेट पे दोनों में तो सेम रहेगा, दोनों कंडीशन में तो ये वैल्यू सेम रहेगा। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इन दोनों का रेशियो निकाल लें, उस रेशियो के हिसाब से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि टाइम अवेलेबिलिटी कितनी होती है। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को पुट करते हैं, इसी क्वेश्चन को निकालते हैं। तो इसी क्वेश्चन को निकालने पर हम देख सकते हैं कि डेल्टा 1 इक्वल टू 5x1। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो 5 इंटू 1 अपॉन कितना थिकनेस दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है, तो यानी कि ये होगा 0.001 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रूट अंडर आर ई एक्स 1। ओके, आर ई एक्स 1, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नहीं है, अंडर रूट ऑफ आर ई एक्स 2 इक्वल टू 5 इंटू 4 अपॉन डेल्टा। यहाँ पे आर ई एक्स 2 आर ई एक्स 1, यहाँ से वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। जब इस वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो आएगी किस पे, ये वैल्यू आएगी डेल्टा पे, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी एट x इक्वल टू 4 मीटर। मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रहा होगा, हम उस वैल्यू का बस कंसिडरेशन रखेंगे कि ये वैल्यू कितने पे चेंज हो रहा होगा। जैसे डेल्टा की वैल्यू कितने पे चेंज हो रही है, डेल्टा की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसे 1 मीटर पे कुछ और डेल्टा की वैल्यू थी 1 mm थी, 4 मीटर पे कितना है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली x पे। u तो हमेशा सेम है, u की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो रही, u हमेशा इस कंडीशन में सेम रहेगा। विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी सेम रहेगा। तो आप u को और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन x को आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस कंडीशन में हम x को एलिमिनेट ना करके यहाँ पे सिर्फ न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से हम डेल्टा की वैल्यू एट 4 मीटर डिस्टेंस पे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो बाउंड्री लेयर की जो सीरीज थी आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।